नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं पहले प्रश्न पे कि सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, सीखने का जो पठार यानी कि अधिगम में जो पठार आता है, पठार का मतलब होता है कि अधिगम की जो गति है वो ना तो तीव्र रहती है ना मंद, यानी कि बिल्कुल स्थायी रूप से रुक जाती है ना। तो उसका निराकरण करना है यानी उसको दूर करना है, तो इसके लिए क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करेंगे तो निराकरण हो जाएगा, जबकि पूछा नहीं करना चाहिए तो ये विकल्प हट जाएगा। सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे तो भी पठार का निराकरण हो जाएगा। इसके कारणों का अध्ययन करेंगे, कारणों का अध्ययन पता लगाएंगे कारण क्या है और सुधार करेंगे तब भी निराकरण हो जाएगा ना। यानी ये विकल्प हट जाते हैं। जबकि पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका मतलब उसे दंडित करना चाहिए ना, ये गलत है। दंडित करने से पठार का निराकरण नहीं होगा मित्रों। तो इस प्रकार आपके जो पहला प्रश्न है वहाँ पे विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर कि किसके अनुसार जो विकास है वो लंबवत एवं केंद्र से होता है। तो देखिए, विकास वैसे वर्तुलाकार होता है ना, वर्तुलाकार गति में होता है, लेकिन देखिए किस मनोविज्ञानी के अनुसार विकास लंबवत और केंद्र से होता है। मुनरो, कुप्पुस्वामी, क्रो एंड क्रो या जॉन डीवी। तो मित्रों, कुप्पुस्वामी थे, उन्होंने बताया कि विकास लंबवत और केंद्र से होता है। ठीक है, किसने बताया? कुप्पुस्वामी ने। क्रो एंड क्रो, इन्होंने कहा कि जो 20वीं शताब्दी है वो बालकों की शताब्दी है, और जॉन डीवी ने करके सीखने पर सबसे ज़्यादा बल दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 2 है मित्रों, वहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है कि भारतीय विद्वानों ने संवेगों के प्रकार बताए हैं। जो भारतीय विद्वान हैं इन्होंने संवेगों के कितने प्रकार बताए? 4, 2, 3 या 5? तो मित्रों, भारतीय विद्वानों ने संवेगों के 2 प्रकार बताए। कितने बताए? 2। एक तो इन्होंने बताया था रागात्मक संवेग, ठीक है, और दूसरा इन्होंने बताया था द्वेषात्मक संवेग। ये भारतीय विद्वानों के अनुसार संवेगों के प्रकार बताए गए हैं। पहला रागात्मक, दूसरा द्वेषात्मक। ये जो रागात्मक है इन्हें ही सुखकर संवेग कहा जाता है ना, कि खुशी, आनंद, आमोद, हर्ष। और जो द्वेषात्मक है इनको कष्टकारी या जो दुखदायी है वो संवेग कहा जाता है, जिसमें भय, क्रोध, घृणा वगैरह आते हैं। ठीक है, तो मित्रों जो प्रश्न संख्या आपके 3 है वहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। मित्रों, प्रश्न संख्या 4 है कि अभिवृत्ति के घटक कुल कितने होते हैं। देखिए, अभिवृत्ति होती है किसी चीज़, किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना के प्रति अपनी जो सोच होती है उसे अभिवृत्ति कहा जाता है। इसके घटक कुल कितने होते हैं? 1, 2, 3 या 6? तो मित्रों, अभिवृत्ति के 3 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं मित्रों? अभिवृत्ति के 3 घटक होते हैं। पहला होता है मित्रों ज्ञानात्मक। कौन सा होता है? ज्ञानात्मक घटक। ज्ञानात्मक घटक में मस्तिष्क का सहारा लिया जाता है ना, वो ज्ञानात्मक घटक होता है। दूसरा होता है भावात्मक, यानी कि जिसका संबंध हृदय से रहे, भावों विचारों से रहे ना। और तीसरा होता है मित्रों क्रियात्मक, जिसमें करके सीखा जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं अभिवृत्ति के 3 घटक। तो इस प्रकार मित्रों जो प्रश्न संख्या आपके 4 है वहाँ पे विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 है मित्रों कि सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सृजनशीलता का अगर पोषण करना है ना, तो एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को क्या रखना चाहिए? कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, कार्य व लक्ष्य दोनों केंद्रित, या पुरस्कार? तो देखिए, जब सृजनशीलता देखनी अपने को तो देखिए पुरस्कार से सृजनशीलता नहीं आती है। ठीक है, और केवल अगर लक्ष्य दिखा देंगे तो भी सृजनशीलता नहीं आएगी। तो इसका मतलब कार्य व लक्ष्य ये भी हट जाएगा ना। बचा कौन सा? विकल्प नंबर 1 बचा, यानी कि कार्य केंद्रित। यानी कि जब बालक कार्य करेगा तभी तो वो सृजनशीलता की पहचान होगी, है ना, कि वो सृजनशील बालक है या नहीं, है ना। तो इस प्रकार आपके दोस्तों जो प्रश्न संख्या 5 है वहाँ पे विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 है मित्रों, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? कक्षा में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का? गलत चीज़ है। असाधारण बच्चों का? ये भी नहीं है। तो उपरोक्त सभी भी नहीं आएंगे, बल्कि आएगा कौन सा? स्वयं की, यानी कि आत्मनिरीक्षण विधि। आत्म यानी स्वयं का ही निरीक्षण किया जाता है ना, इसे अंतः दर्शन विधि भी कहा जाता है। मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम विधि मानी जाती है ना। और इसके प्रवर्तक कौन थे? इसके प्रवर्तक थे वुंट, और उनके जो शिष्य थे टिचनर। ठीक है, दोनों जर्मनी के थे, वुंट और टिचनर, ये इस विधि के प्रवर्तक थे, है ना। इसमें व्यक्ति स्वयं की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, स्वयं के भाव, विचार और कल्पनाओं का निरीक्षण व विश्लेषण करता है ना। तो इस प्रकार मित्रों जो प्रश्न संख्या 6 है आपके
वहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 है मित्रों, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। देखिए शिक्षा का जो संकुचित अर्थ है यानी व्यापक नहीं है, संक्षिप्त अर्थ है ना, संकुचित अर्थ, इसमें शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर, प्रत्येक समय व स्थान पर, जीवन पर्यंत या उपरोक्त सभी। तो देखिए जीवन पर्यंत करेंगे तो ये तो हो जाएगी विस्तृत अर्थ ना, विस्तृत या व्यापक अर्थ हो जाएगा शिक्षा का ना। प्रत्येक समय और कहीं पर भी की जाती है प्रत्येक स्थान पर, तो ये भी विस्तृत हो जाएगी है ना। तो ये दोनों नहीं होंगे, ये विस्तृत के है, उपरोक्त सभी में नहीं होगा, बल्कि एक निश्चित स्थान पर होगी तो वो शिक्षा का संकुचित अर्थ कहलाएगा है ना। तो इस प्रकार दोस्तों जो प्रश्न संख्या 7 है वहाँ पे विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 है, मनोविज्ञान की बहिर्दर्शन विधि के जनक है। देखिए मनोविज्ञान की बहिर्दर्शन, अभी हमने 1-2 प्रश्न पहले पढ़ा था अंतर्दर्शन विधि मनोविज्ञान की जो सबसे प्राचीनतम विधि थी, उसके बाद बहिर्दर्शन विधि आई है ना। व्यवहारवाद के जो जनक है जे.बी. वॉटसन मित्रों है ना, जे.बी. वॉटसन, यही पूछा इसके जनक कौन है ना। टाइडमैन नहीं है, ना ही वुडवर्थ है, ना ही प्राइड है, बल्कि जे.बी. वॉटसन ने ये विधि दी थी बहिर्दर्शन विधि। बहिर्दर्शन विधि यानी कि स्वयं का न करके दूसरे लोगों के व्यवहारों का जब अवलोकन किया जाता है उसे बहिर्दर्शन विधि कहा जाता है। और इसको देखिए अवलोकन विधि भी कहा जाता है मित्रों। बहिर्दर्शन विधि का नाम अवलोकन या निरीक्षण विधि भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो इस प्रकार मित्रों जो प्रश्न संख्या 8 है आपके, वहाँ पे विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। एक और अच्छा प्रश्न है मित्रों, प्रश्न संख्या 9 कि व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देख कर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना क्या कहलाता है। अधिगम से, सीखने से प्रश्न आया ना, कि व्यक्ति जब किसी वस्तु को या तो देखता है या स्पर्श करके ज्ञान प्राप्त करता है तो मित्रों वो प्रत्यक्षात्मक सीखना कहलाएगा। यानी वो प्रत्यक्ष रूप में उस चीज़, वो जो भी वस्तु को देखेगा तो वो वस्तु है ना मूर्त रूप में उसके सामने होगी, उसे वो स्पर्श करेगा, मूर्त में होगी ना। ज्ञानात्मक सीखेगा तो ये तो किससे सीखता है, मानसिक क्रिया करके, वो अमूर्त होती है, उसके सामने नहीं होती है ना, अमूर्त होती है वो चीज़, तो ज्ञानात्मक शिक्षण नहीं होगा है ना। करके सीखना तो इसमें वो हाथ से क्रिया करके सीखेगा, ठीक है। तो इस प्रकार मित्रों जो प्रश्न संख्या आपके 9 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका विकल्प नंबर 1 है बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 10 पर कि रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम के कितने प्रकार है। जो रॉबर्ट गेने हैं बता दिया पहले के वीडियो में, प्लेलिस्ट में वीडियो है, देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, कि गेने, ब्लूम, पियाजे, इनसे आपके जरूर प्रश्न 1-2 प्रश्न जरूर आएगा डेफिनेटली। और इस प्रश्न को बार बार मैं यही रख रहा हूँ कि आप भूले नहीं है ना, आपका रिवाइज हो जाए, कि रॉबर्ट गेने ने दिया था अधिगम का अष्टपदीय सोपान सिद्धांत है ना। इन्होंने अधिगम के 8 सिद्धांत बताए थे, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से बताएं तो बता देता हूँ आपको। 1 नंबर पे है संकेत, ठीक है। 2 नंबर पर है मित्रों उद्दीपन अनुक्रिया, 2 नंबर पे उद्दीपन अनुक्रिया। 3 नंबर पे हो जाएगा श्रृंखला अधिगम, कौन सा हो जाएगा मित्रों, श्रृंखला अधिगम। 4 पर हो जाएगा शाब्दिक साहचर्य अधिगम है ना, शाब्दिक साहचर्य अधिगम। 5वें पे हो जाएगा मित्रों बहुविभेद अधिगम है ना। और 6वें पे हो जाता है संप्रत्यय अधिगम मित्रों, कौन सा हो जाता है, संप्रत्यय अधिगम। 7वें पे हो जाता है सिद्धांत अधिगम, कौन सा मित्रों, सिद्धांत। और 8वें पे हो जाता है आपके समस्या समाधान सिद्धांत है ना, समस्या समाधान। अब देखिए लिखे ऐसे ही जाते हैं, 1 नंबर संकेत देता है, 8 नंबर समस्या समाधान। लेकिन अगर पूछे जो संकेत है, अगर सबसे निम्न पूछे तो मित्रों जो सबसे निम्न है वो संकेत अधिगम होता है ना। निम्न संकेत आएगा, लिखा ऊपर जाएगा ना, उल्टा जाएगा। समस्या समाधान ये सबसे उच्च होता है मित्रों। तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 10 है मित्रों, वहाँ पे विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है मित्रों, प्रश्न संख्या 11 आपके सामने। प्रश्न संख्या 11वां है मित्रों कि अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण किसके द्वारा प्रस्तावित है। कि जो देखिए अंतर्मुखता और बहिर्मुखता ये व्यक्तित्व का लक्षण किसने दिया, किसके द्वारा प्रस्तावित है, गॉर्डन आलपोर्ट, हैंस आइजेंक, कार्ल रोजर्स, स्किनर। ये प्रश्न पहली बात की जो रीट लेवल 1 है मित्रों 2018 है ना, वहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए ये आलपोर्ट रोजर्स स्किनर ने नहीं दिया, बल्कि ये दिया था मित्रों हैंस आइजेंक ने, अंतर्मुखता और बहिर्मुखता ना। इन्होंने क्या बताया कि जो अंतर्मुखता मतलब अंतर्मुखी होते हैं वो होते हैं निष्क्रिय, शांत, सतर्क, आत्मकेंद्रित है ना।
आत्मचिंतन करने वाले। जबकि जो बहिर्मुखता है वो बहिर्मुखी होते हैं, सक्रिय होते हैं, रोमांचकारी होते हैं, कार्यशील होते हैं, आवेग होते हैं, सक्रिय रहते हैं ना, ये चीज़ बहिर्मुखता बताई। यानी कहने का मतलब इन्होंने ये बताया कि समाज में है ना सामाजिक उन्मुखता किन में होती है, समाज की उन्मुख होना बहिर्मुखता होती है ना। सामाजिक जो उन्मुखता होती है मित्रों वो बहिर्मुखी लोगों में होती है, और सामाजिक जो विमुख होती है वो किस में होती है, सामाजिक विमुखता वो होती है अंतर्मुखता है ना। ये बताया था हेंस आइजेंक ने। तो मित्रों जो प्रश्न संख्या आपकी 11वां है वहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12वें पर। अच्छा प्रश्न है प्रश्न संख्या 12वां। निष्पादन परीक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया? व्यक्तित्व की विधि है निष्पादन परीक्षण विधि, इसका प्रतिपादन किसने किया? जे.एल. मोरेनो समाजमिति विधि दी, हरमन रोडसा IBT इंक ब्लॉट टेस्ट है ना, रोडसा शाही डब्बा परीक्षण दिया, हार्टसोन और मैं इन्होंने ही तो ये दिया था निष्पादन व परीक्षण विधि, और पाइन व टेंडलर ने दी SCT सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट यानी वाक्य पूर्ति परीक्षण। तो जो मित्रों हार्टसोन और मैं थे इन्होंने निष्पादन परीक्षण विधि का प्रतिपादन किया था, हार्टसोन और मैं ने है ना। ये क्या है, इसमें मतलब बालक की जो ईमानदारी का गुण है वो मापा जाता है। ये व्यक्तिगत जो वैयक्तिक विभिन्नताओं पर ये आधारित विधि है निष्पादन परीक्षण। तो मित्रों जो आपके प्रश्न संख्या 12वां है वहाँ पे विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13वां पर। आगे देखते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 13वां कि निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका है? तनाव, दबाव, संघर्ष या कुंठा, इनको जो कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका पूछा है ना, एक होता है प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष तरीका। तो देखिए जो बाधाओं का निस्तारण करते हैं, बाधाओं का निवारण करते हैं, बाधाओं को दूर करते हैं, ये तो प्रत्यक्ष तरीका हो जाता है। पलायनवादी व्यवहार यानी कि जिस चीज़ से प्रति हमारे तनाव जो उत्पन्न होता है ना उससे दूर हो जाना, पलायन कर लेना, वो भी क्या है, वो भी प्रत्यक्ष तरीका है। और विश्लेषण व निर्णय, विश्लेषण करना और फिर निर्णय लेना, ये भी प्रत्यक्ष तरीका है। जबकि जो मनोविलास है जिसे मित्रों दीवा सोपन कहा जाता है ना, जिसे कल्पना तरंग भी कहा जाता है, कल्पना तरंग कहा जाता है, दिवास्वप्न कहा जाता है, या मनोविलास कहा जाता है ना, जिसमें क्या करता है व्यक्ति, ये किशोरावस्था में ज़्यादा होता है मित्रों मनोविलास है ना। ये प्रत्यक्ष नहीं बल्कि ये अप्रत्यक्ष तरीका हो जाता है मनोविलास है ना। इसमें क्या करता है किशोर या बालक, इसमें मतलब हवाई के लिए उड़ाता है, यानी कि जो वास्तविक जीवन की अधूरी इच्छाएं उनकी पूर्ति काल्पनिक जीवन में करता है। तो इस प्रकार मित्रों जो प्रश्न संख्या आपके 13वां है वहाँ पे विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 14 पर। प्रश्न संख्या 14 है कि गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके सम्मान अर्थ में किया है? जो गिलफोर्ड है इन्होंने अभिसारी चिंतन पद है इसका प्रयोग किसके सम्मान अर्थ में किया? बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि व सृजनात्मकता या उक्त में से कोई नहीं। तो देखिए एक अपसारी चिंतन है वो किससे संबंधित है? अपसारी वो सृजनात्मकता से है, जबकि अभिसारी चिंतन यही बुद्धि से है मित्रों ना। बुद्धि का संबंध अभिसारी चिंतन से हो जाता है। अभिसारी चिंतन यानी कि जो एक ही बिंदु पर केंद्रित है मित्रों, किस पे? एक ही बिंदु पर केंद्रित होते हैं ना। इसमें अनेक समस्या होती है लेकिन हल क्या होता है? एक ही होता है। अनेक समस्या का एक ही हल होता है मित्रों, एक हल है ना। ये किस में होता है? ये होता है अभिसारी चिंतन में है ना, और इसका उल्टा होता है अपसारी चिंतन। तो इस प्रकार मित्रों जो प्रश्न संख्या 14 है आपके वहाँ पे विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 15 जो कि आज का अंतिम प्रश्न है मित्रों। प्रश्न संख्या 15 है मित्रों कि एक शैक्षणिक वर्ष में पहली से 5वीं कक्षा के लिए न्यूनतम कार्य दिवस है। एक शैक्षणिक वर्ष है इसमें पहली से 5वीं कक्षा के लिए न्यूनतम कार्य दिवस क्या है मित्रों? तो देखिए पहली से 5वीं तक का पूछा है, 100 नहीं है ना ही 120 है ना। अब 200 या 220, तो देखिए पहली से 5वीं के लिए पूछा गया है तो बिल्कुल 200 है मित्रों है ना। और अगर 6 से 8 के लिए पूछा जाए उच्च प्राथमिक स्तर पर तो वहाँ पे 220 हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये न्यूनतम कार्य दिवस। अगर शैक्षणिक घंटे पूछ लेते तो 1 से 5 तक के यहाँ पे 800 घंटे हो जाते हैं शैक्षणिक वर्ष में, जबकि 6 से 8 के लिए 1000 घंटे हो जाते हैं मित्रों। तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 15 है वहाँ पे विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के शिक्षा मनोविज्ञान के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।